हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंकित एंड वेलकम बैक टू आर्या क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने एक अनाउंसमेंट लेके आया हूँ और ये अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम जल्दी शुरू होने वाला है। तो आपके लिए मैं स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स का फुल टू रिवीजन कोर्स लेके आया हूँ। ठीक है, मैं एक एक करके एक एक टॉपिक उठाऊँगा। ठीक है, और बहुत ही क्रिस्प और कम समय लेकर के आपके हर एक टॉपिक को कवर कराऊंगा, ताकि बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों लोगों का रिवीजन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले बिना समय गवाए ही शुरू करते हैं रियल नंबर्स। ठीक, रियल नंबर्स। अब देखिए, जब रियल नंबर की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कौन से नंबर रियल होते हैं। ठीक है, रियल वे नंबर्स होते हैं जिसको कि हम न्यूमेरिक फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और नंबर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें हम इमेजिनरी नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, अभी वो हमारे सब्जेक्ट का कोई टॉपिक नहीं है। जैसे आई स्क्वायर इजक्वल टू होता है -1, आई की वैल्यू हो जाएगी √(-1). ये चीज़, ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, आई से इमेजिनरी नंबर जिसकी स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई इक्वल टू हो जाएगा √(-1). तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब आपके क्लास 11 12 में आएगा तब हम सीखेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी हमको केवल रियल नंबर्स को सीखना है। अब रियल नंबर्स में कई सारे नंबर्स होते हैं, जैसे इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, प्राइम हो गया, को प्राइम हो गया, रेशनल हो गए, इरेशनल हो गए। ये दोनों नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर में ये जो आपका चैप्टर, इसमें रेशनल और इरेशनल नंबर्स पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं पहले, बाकी सब नंबर्स को धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे। तो रियल नंबर में हमको दो नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, पहला है रेशनल, रेशनल, और दूसरा है इरेशनल, जो रेशनल नहीं होता है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा बेटा डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, क्योंकि आप लोग जानते हो डेफिनेशन वगैरह नहीं आता है, हमको समझने से मतलब है। और ये रिवीजन क्लास है, ठीक है ना, इसलिए हम जल्द से जल्द इसको रिवाइज करेंगे। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे P और Q, PQ बिलोंग्स टू इंटीजर। Z से क्या होता है? इंटीजर होता है। P और Q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। और Q की वैल्यू, जो डिनोमिनेटर Q है, उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये होता है रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं होता। 0 से इसलिए नहीं होता है क्योंकि नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जिसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। उसके अलावा आता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0। उसके अलावा क्या है? ये 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सब सारा नेचुरल नंबर इसमें इंक्लूड होता है होल नंबर में। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इवन नंबर आप जानते हैं, ऑड नंबर जानते हैं, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। उसके अलावा जितने भी इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या? इंटीजर्स में जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 डॉट 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 आगे चलता जाएगा। ये डॉट 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 इधर चलता जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं इंटीजर्स। इधर क्या होता है? पॉजिटिव साइड होता है जीरो के इधर, पॉजिटिव के इधर क्या होता है? जीरो के इधर क्या होता है? नेगेटिव साइड होता है। ठीक है, तो ये भी इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर्स। ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। जीरो भी हमारा इंटीजर है, ये ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, इसको याद रखिएगा, ना इधर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अब चलिए, ठीक है, अब जो इरेशनल नंबर होते हैं,
अच्छा, इधर बढ़ने से पहले एक बार समझा देता हूँ। जैसे मैं नेचुरल नंबर लिखा 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? ये सब भी तो, इनको भी तो हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2/1, इसको क्या लिख सकते हैं 3/1, इसको लिख सकते हैं 4/1, इसको लिख सकते हैं 5/1। ठीक है, तो ये p हो गया, ये q हो गया। q की वैल्यू जीरो नहीं है, दोनों इंटीजर है, तो क्या हो गया? रेशनल नंबर। ठीक है, उसके अलावा जो फ्रैक्शंस होते हैं, जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, ऑल द फ्रैक्शंस आर ऑल रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर में जो बहुत ज़रूरी है, हमको प्रूव करने के लिए भी आता है, प्रूव दैट रूट ऑफ 2 इज इरेशनल, रूट ऑफ 3 इज इरेशनल, 4 माइनस रूट ऑफ 3 इज इरेशनल। ठीक है, इस तरीके से प्रूव आता है। ठीक, तो इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिसको हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, that we cannot represent in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0। मतलब ये कंडीशन उसमें होल्ड नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जैसे रूट ऑफ 2 हो गया, रूट ऑफ 3 है, रूट ऑफ 5 है, रूट ऑफ 7 है, एट्सेट्रा। ठीक है, अगर मैं रूट ऑफ 4 लिखूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, इसलिए रूट ऑफ 4 नहीं होता है। ठीक है, ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 7, ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये किस तरीके के डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। मतलब इरेशनल नंबर हम किसे कहते हैं? एक चीज हमेशा याद रखना, इरेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। ठीक, जो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना तो उनका कोई अंत होगा, वो चलते ही चले जाएंगे, और ना ही उनमें कोई पैटर्न बनेगा, कोई रिपीटिशन किसी भी डिजिट का नहीं होगा। ठीक है, मतलब पैटर्न के रूप में नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 28.0125678901523 एट्सेट्रा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कभी कभी कुछ डिवीजन किया होगा, उसमें क्या होता है, वो चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, कभी उसका एंड नहीं होता। ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल बोलेंगे। लेकिन कब बोलेंगे? तब बोलेंगे जब उसमें कोई पैटर्न ना बने। अब यहाँ पे देखिए 0 1 2 5 6 7 अलग अलग डिजिट हमेशा हर बार आ रहा है। ठीक है, कभी कभी कोई, जैसे यहाँ 0 आ गया तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, चलिए 0 और 1 का तो रिपीटिशन हो गया, लेकिन क्या 2 आया उसके बाद? नहीं आया। 2 यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या आया? 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 5 आ गया, तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। पैटर्न वाला मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे 28.01250125 इस तरीके से अगर आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसको 28.0125 के पावर बार। ये हमने बार इसलिए लगाया क्योंकि कई बार आया है। दैट मीन्स कि इसका, इस पैटर्न का 0125 का बार बार रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए इस पे हमने क्या लगा दिया? बार लगा दिया। अब बार लगा के इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन ये नंबर क्या हो गया? ये टर्मिनेट हो गया। हमने क्या बोला? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, मतलब पैटर्न का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, ये टर्मिनेट भी हो गया, हमने बार लगा के इसको टर्मिनेट कर दिया, तो ये क्या हो गया? जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं आर ऑल रेशनल नंबर। ये भी चीज याद रखिएगा। ऑल द terminating decimals, ठीक है, आर रेशनल। उसके अलावा ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स, ये क्या हो जाएंगे? ये सब सारे रेशनल हो जाएंगे क्योंकि उसमें पैटर्न बनता है। ठीक है, टर्मिनेट अगर नहीं हो रहा है तो रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो गया? रेशनल हो गया। इरेशनल में क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दोनों होगा।
ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल हो जाएंगे। ठीक, अब जैसे एक नंबर होता है पाई, पाई हम लेते हैं कि वैल्यू क्या है इसके 22/7। ठीक है, अगर हम पाई वैल्यू की वैल्यू 22/7 लें, तब तो यहां पे ये p है, ये q है, और ये जीरो भी नहीं है। इस केस में ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। बट जो पाई के वैल्यू हम डेसिमल में लेते हैं 3.1 4, इस तरीके से लेते हैं, आगे बढ़ता चला जाता है, तो ये क्या है, ये एक इर्रेशनल है, क्योंकि यहां पे क्या होता है ना, पैटर्न नहीं बनता है। ठीक है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, बार बार अलग अलग डिजिट्स आते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, ये इर्रेशनल नंबर हो गया। बट अगर हम पाई के वैल्यू 22/7 लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ये वाला फॉर्म इसका, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, 22/7 है, ये तो हमने क्या ले लिया, इसको एक हमने एक अवधारणा बना रखा है। ठीक है, हमने इसको केवल मान रखा है, मतलब इसको राउंड फिगर करके हमने इसको इस फ्रैक्शन में डाल रखा है, इस फ्रैक्शन के रूप में लिख रखा है इसको, लेकिन एक्चुअल वैल्यू पाई की यही होती है। ठीक है, तो अगर पाई को कोई बोले केवल पाई क्या होता है, तो पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है, इसको हमेशा याद रखिए, पाई इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, अब आप समझ गए रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, अब एक चीज़ समझते हैं, दो तीन फार्मूले हैं HCF LCM के। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे फार्मूले हैं, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, 2 नंबरों का आता है, 3 नंबर्स का तो नहीं आता, शायद सिलेबस में नहीं है वो। अब जैसे एक फार्मूला है, इसको याद रखिएगा सभी लोग, प्रोडक्ट ऑफ, जैसे हमारे पास 2 नंबर हैं, इसको मैंने लिख लिया नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 हो गया हमारा A, नंबर 2 हो गया हमारा B। 2 नंबर्स है हमारे पास। ठीक है, 2 इंटीजर्स है हमारे पास। ठीक, तो बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर ले ले A इंटू बी, दैट इज इक्वल टू होना चाहिए HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग HCF निकालें, LCM निकालें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, उसका आंसर उतना ही आएगा जितना कि उन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। ठीक है, यही फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हमको दोनों नंबर दिए हैं, हमको LCM दिया है, HCF निकालना है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, HCF अगर हमको निकालना है, HCF ऑफ AB क्या हो जाएगा, A इंटू बी अपने जगह पे रहेगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, LCM ऑफ AB। ठीक, हमको एल HCF दिया है, LCM निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई HCF। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके मैं सबके क्वेश्चंस भी लूंगा। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, इफ बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, इफ द LCM ऑफ 15 and 30 is 30, then
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ HCF of 15 and 30 using फॉर्मूला, जो फार्मूला अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, उसका यूज करके हमको निकालना है। अब ऐसे अगर निकालना हो HCF तो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका HCF निकाल लेंगे भाई। HCF इसका क्या है, 15 ही होगा। 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 है, 30 का भी क्या है, 15 है, ठीक है। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दैट इज ओके, बट फार्मूले से निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब आप समझ गए होंगे। हमको दो नंबर पता है, 15 और 30, ठीक है। नंबर A इक्वल टू हो गया 15 पहला नंबर, दूसरा नंबर B इक्वल टू क्या हो गया 30, ठीक। और इसका जो LCM है, LCM दैट इज इक्वल टू क्या है, 30। तीन चीजें हमको पता है। क्वेश्चन लगाते समय सबसे पहले हमें लिख लेना चाहिए कि क्या क्या गिवन है, ठीक, और क्या पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है, HCF पूछ रहा है। HCF इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। ये बचपन का मेथड है, ऐसे जब मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते थे फिजिक्स तो मुझे उन्होंने बताया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, आज भी मुझे वो याद है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो HCF निकालना है। अब देखिए फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर A इंटू B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल है, वेरी सिंपल, इज इक्वल टू A इंटू B अपॉन LCM। ओके, A इंटू B क्या है, दो नंबर है, कौन कौन से, 15 और 30। 15 इंटू 30 डिवाइडेड बाई LCM क्या दिया हुआ भाई, 30 दिया हुआ है। 30 से 30 कट गया, क्या बचा, 15। ये हो गया हमारा HCF, निकल गया, ठीक है। बहुत ही आसान था। चलिए वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहिए, इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है, केवल देखिए मत। अभी आपको बहुत आसान लग रहा है, कुछ चीज़ें कभी कभी भूल जाती हैं, सो डोंट चीट योर सेल्फ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 256 in a product of in the form of its prime factors, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर, या इसको लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यही कर लीजिए, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है, सबको पता है, आ जाएगा, दैट इज की। अब 256 को कैसे लिखेंगे, 256 इक्वल टू उसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं, इसको हम 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256। सिंपल है। अब क्या है, 2 प्राइम नंबर होता है, हम जानते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वे नंबर जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर खुद होता है, एक तो 1 होता है, 1, ठीक है। तो 2 को कौन कौन विभाजित कर सकता है, कौन कौन डिवाइड कर सकता है, एक तो 2, एक 1, क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 256 आ गया। इसको हम पावर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 पावर 8, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक। अब सपोज दैट एक नंबर हम ले लें 3825, एक बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है, 3825। दिस क्वेश्चन इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। मेरे पास तो ओल्ड एडिशन का है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है। चलिए अब 3825 का हमने क्या निकालना है,
प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करना है हमको एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जिसको नहीं आता है ये क्लास 4 वाला मेथड लगा ले और निकल जाएगा 3825, ठीक है। अब देखिए भाई, यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल का आना बहुत ज़रूरी है। अब ये नंबर देखिए, क्या 2 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि लास्ट में जो, ठीक है, वंस प्लेस पे डिजिट है वो 5 है, और 5 क्या आती है, मतलब ये 2 के टेबल में नहीं आता है, ठीक। तो ये क्या होगा? नॉट डिविजिबल बाई 2। क्या 3 से होगा? 3 में क्या करते हैं बताओ? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ले लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 5 2 7, 8 7 15, 15 3 18, बिल्कुल 3 से डिविजिबल हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी रूल होती है सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, इफ इट इज डिविजिबल बाई 3 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाई 3। यहाँ पे हमें क्या करना है? इन सब का सम करना है। सम करने के बाद क्या आया? सम करने के बाद आया 18, ठीक है। 5 2 7, 7 8 7 15 3 18, ठीक है, 18। अब 18 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी नंबर 3 से डिविजिबल है। इसको हम 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आया? 2, ठीक है। 3 7 जा 21, बचा 1, 3 5 जा 15। अब एक बार फिर देखते हैं क्या 3 से डिविजिबल है। 7 5 12 2 14 1 15, बिल्कुल है। 3 4 जा, 3 2 जा और 3 5 जा, ठीक है। अब 5 2 7 4 11 अब नहीं है, ठीक है। 4 2 6 5 11 अब नहीं है। लास्ट में क्या डिजिट है? देखिए 5 है। 5 का मतलब या तो ये 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है, केवल 5 से डिविजिबल होगा। ये 3 से अब नहीं होने वाला है, ठीक है। अब 5 से डिविजिबल कौन नंबर होते हैं? जिसके लास्ट में 0 आता है या तो 5 आता है, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको, क्या आएगा? 5 8 जा 40, आया हाथ में 2, 5 5 जा 25। फिर देखिए, अब ये फिर 5 से जाएगा, यहाँ आएगा कितना? 17, ठीक है। अब 17 क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया, किसी से नहीं कटेगा, सिंपल सी बात है। केवल अपने से कटेगा, या तो 1 से 1 से काटने का मतलब नहीं बनता। तो 17 ले लेंगे, 17 1 जा 17। इसका आ गया क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको हम क्या लिख लेंगे? 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1 2 इंटू 5 के पावर 1 2 into 17, or we can write like this: 17 into 5 power 2 into 3 power 2. Okay, this is so called the product of prime factors of 3825. Okay, without any confusion, notes लेते रहिए आप, वीडियो को पॉज करते रहिए, मुझे मत रोकिए, क्योंकि मैं अगर रुक गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जल्दी से टॉपिक कवर नहीं होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। ये पूछ रहा है कि क्या 6 पावर n, ठीक है, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, n को हम कितना भी ऊपर बढ़ा दें, ठीक है, n की कोई भी वैल्यू ले लें, क्या वो 0 से कभी एंड होगा? ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। दिस क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस: चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चेक whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number, oh my god, नेचुरल नंबर n। हमें क्या चेक करना है? हमें ये चेक करना है कि n की हम कोई भी नेचुरल वैल्यू ले लें जो नेचुरल नंबर हो। इसको हम 6 पावर 1 लिखें, 6 पावर 2 लिखें, 5 लिखें, या 6 पावर 1026 लिखें, ठीक है।
तो कह रहा है कि इसको जब ऐसे लिखेंगे, लिखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद एक बड़ा सा नंबर आएगा। वो जो बड़ा सा नंबर आएगा, क्या उसके लास्ट में वंस प्लेस पे, वंस प्लेस आपको पता है ना, वंस प्लेस पे जीरो आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, अब करके देख लेते हैं हम। वंस प्लेस का मतलब क्या होता है जानते हैं ना आप सभी लोग? चलो यार, ये मैं क्या बता रहा हूँ, 21532, जैसे मैंने ये नंबर ले लिया, यहाँ पे कौन सा प्लेस है? वंस प्लेस। ये टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस। ठीक है, ये वंस प्लेस है। तो पूछ रहा है यहाँ पे, यानी 6 पावर अगर मैं 1026 ले लेता हूँ तो एक बड़ा सा नंबर आएगा। बड़े से नंबर के लास्ट में यहाँ पे बोल रहा है क्या जीरो आएगा या नहीं आएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। देखिए, 6 पावर 1 करेंगे तो कितना आया? 6 आएगा। 6 पावर 2 करेंगे कितना आएगा? 36 आएगा। 6 पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा? 18, 19, 20, 21। ठीक है, 216 आएगा। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, वंस प्लेस यहाँ पे केवल एक ही नंबर है, वंस प्लेस पे 6 है। यहाँ पे देखिए, वंस प्लेस पे 6 है, यहाँ पे भी वंस प्लेस पे क्या है? 6 है। यानी सबके वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? केवल और केवल 6 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम 6 का कितना भी बड़ा पावर ले लेंगे लास्ट में, क्योंकि क्या होगा अगर मैं 6 पावर कितना ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, तो क्या होगा? इनटू अगर 6 करे, ठीक है, 6 6 जा कितना? 36। यहाँ पे 6 तो आना ही है, इधर कुछ ना कुछ तो आएगा ही, उससे मतलब नहीं, इधर क्या होगा? 6 आना है और ये आना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी इसकी एंडिंग जीरो से नहीं होने वाली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नो। 6 पावर कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, लिखिए इसको फटाफट। चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक फार्मूला है, इसको भी शायद मैं नोट करवा देना चाहिए मुझे, शायद क्या कंफर्म करवा देना चाहिए। देखो, 3 नंबरों के लिए, फॉर 3 नंबर्स, 3 नंबरों के लिए। ठीक है, पहला नंबर P, दूसरा Q, तीसरा R। ठीक, ठीक है, सेम उसी तरीके से लिख रहा हूं जैसे कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, सो दैट यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड व्हाइल सॉल्विंग योर क्वेश्चंस। अब देखिए, 3 नंबर ले लिया हमने P Q R। ठीक है, अगर हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ P Q R दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला है, नोट करिएगा, P इंटू Q इंटू R इंटू HCF। यहाँ पे क्या लिखेंगे? HCF ऑफ P Q R। ये निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाई, अब दो दो का लीजिए, HCF ऑफ P Q इंटू HCF ऑफ Q R इंटू HCF ऑफ आर पी। ठीक है, दो दो का करना है। अगर एलसीएम यहाँ पे है तो तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए? एलसीएम, सॉरी एचसीएफ ही होना चाहिए। यहाँ पे एलसीएम है तो यहाँ पे एचसीएफ होना चाहिए। उधर तीनों का हम क्या ले लेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, डिवाइडेड बाई, दो दो का करेंगे, एचसीएफ ऑफ पी क्यू, उसके बाद फिर क्यू आर, फिर आर पी निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए हमको क्या करना है, एच सी एफ ऑफ पी क्यू आर निकालना है, ठीक, इसी का उल्टा हो जाएगा, एच सी एफ ऑफ पी क्यू आर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू एलसीएम ऑफ पी क्यू आर होल डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ पी क्यू इंटू एलसीएम ऑफ क्यू आर इंटू एलसीएम ऑफ आर पी। सिंपल है, यहां पे एलसीएम, यहां पे एचसीएफ, ऊपर और नीचे, यहां पे एचसीएफ, ऊपर और नीचे एलसीएम, दैट्स ऑल। ठीक है, हालांकि ये आता नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है ये 3 नंबरों का, बट अगर आ भी गया तो क्या उखाड़ लेगा। चलिए, निकाल सकते हैं आप लोग। इसके क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, जितना प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाएंगे,
उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। हालांकि मैं आप लोगों को ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा ही। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, और वो ये टॉपिक है कि हमको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है हमको? प्रूव करना है। प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव। आई एम जस्ट टेकिंग 1 minute। सो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। प्रूव दैट रूट ऑफ 2 इज इर्रेशनल। ठीक है, रूट ऑफ 2 इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल का मतलब अपरिमेय संख्या, हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं। ठीक है, अब जब इर्रेशनल है तो क्या हम इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए? लिख तो सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में, रूट ऑफ 2/1 कर सकते हैं, बट वहां पे रूट ऑफ 2 क्या है? इंटीजर नहीं है। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि रूट ऑफ 2/1 लिख देते हैं, ये हो गया पी, ये हो गया हमारा क्यू। जीरो नहीं है भैया, हो गया रेशनल। इरेशनल का है भाई? नहीं यार, ये इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर नहीं है। समस्या इस बात की है। चलिए, तो हम इसको कैसे प्रूव करें? देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है? सिंपल सा उल्टा चलना है। ठीक है, उल्टा। उल्टा का मतलब पहले इसको हम मान लेते हैं कि ये रेशनल है। ठीक, उसके बाद हम धीरे 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 इसको सॉल्व करते हुए आएंगे, एंड में बढ़ेंगे और हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अपने आप को उल्टा पहले इसको ले लेना है, अपने आप को गलत साबित करना है। सिंपल सी बात है, उल्टा ले लीजिए इसको, मान लीजिए रेशनल है और अब खुद को गलत साबित कर दीजिए, फिर क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। चलिए, अगर रूट ऑफ 2, तो पहले क्या लेंगे? एज्यूम दैट रूट ऑफ 2 इज रेशनल नंबर। भैया क्या मान लिए इसको? रेशनल नंबर मान लिए। चलो कोई बात नहीं। ठीक, अब इसको रेशनल नंबर मान लिया हमने, तो रूट ऑफ 2 को क्या लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के रूप में लिख ही सकते हैं। ओके, रूट ऑफ 2 को पी अपॉन क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, जहां पे पी और क्यू क्या है? इंटीजर है। क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, एंड पी क्यू आर को प्राइम। को प्राइम पता है आप लोगों को क्या होता है? को प्राइम वे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर, को प्राइम कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, केवल 1। ठीक है, जैसे 2 और 3, इसका फैक्टर करें कितना आएगा? 1 और 2। इसका फैक्टर करेंगे उतना 1 और 3 आएगा। ठीक है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है? केवल और केवल 1 है। ठीक है, इन दोनों का कॉमन जो फैक्टर है, मतलब 1 और 2 इसको डिवाइड करेगा, इसको 1 और 3 डिवाइड करेगा, इन दोनों में कॉमन क्या है? केवल 1 है। तो ये आपस में क्या हो गया? को प्राइम हो गया। बट अगर मैं लिखूं यहाँ पे 4 और इसका कंपैरिजन में करूं 2 के साथ, 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे? इसका जो फैक्टर आएगा 1 2। ठीक है, और खुद 4 आएगा। ठीक है, 3 नंबरों से डिवाइड होगा, तो इसका कॉमन फैक्टर 1 और 2 दोनों हो गया। ठीक है, बट कंडीशन क्या होती है को प्राइम में? केवल और केवल इसके एक ही फैक्टर होता है, केवल 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 और 2 दोनों आ गया, इसलिए 2 और 4 आपस में को प्राइम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? P और Q को प्राइम होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, रूट ऑफ 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू लिख लिया। P और Q क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए, को प्राइम हो गए। चलिए, अब क्या करेंगे? हम कर सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, Q इंटू रूट 2 कर लेंगे, P इंटू 1, तो P इज इक्वल टू रूट ऑफ 2Q। रूट ऑफ 2Q, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? बाई स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड के स्क्वायर कर दें। ठीक, तो इधर का भी स्क्वायर कर देंगे और इधर का भी स्क्वायर करेंगे, तभी क्या रहेगा? इक्वेशन बैलेंस रहेगा। तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 2Q का स्क्वायर, रूट ऑफ 2Q का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। ठीक, अब देखिए कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है, याद रखिएगा, ये अर्थमेटिक का पार्ट है। अब देखिए यहां पे पी स्क्वायर इक्वल टू लिखा है इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। ठीक, यानी पी स्क्वायर को
टू भी डिवाइड कर सकता है और क्यू स्क्वायर भी डिवाइड कर सकता है। जैसे मैं लिखूं सिंपल 6 इज इक्वल टू 2 × 3। एक एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 6 इज इक्वल टू होता है 2 × 3। अच्छा एक बात बताइए, 6 को जब हम इस 2 से डिवाइड करें तो क्या डिवाइड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा? 3 आएगा। और 6 को जब इस 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। बात आ रहा है? यानी कि 6 के दो फैक्टर हैं। फैक्टर क्या होता है? जो डिवाइड करने वाला होता है। ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा। इसीलिए यहां पे क्या है, पी स्क्वायर को 2 भी डिवाइड करेगा और क्यू स्क्वायर भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। शॉर्ट में बस बता रहा हूं, या लिख ही देता हूं यार। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 एंड क्यू स्क्वायर। अभी उस पर बात नहीं हो रही है। चलिए, पी स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा। जब पी स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा ना, तो पी को भी 2 डिवाइड करेगा। अगर 2 पी स्क्वायर का एक फैक्टर है तो 2 पी का भी एक फैक्टर है। ये भी एक नियम है। देखिए, जैसे मैं लिखूं 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9। ठीक, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 पावर 2। ठीक है, अब 3 क्या है? 3 पावर 2 को, यानी कि 3 पावर 2 को लिखे तो कैसे लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 3 × 3। अब इसको 3 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? कर देगा। तो 3 3 से खत्म, तो ये क्या बचेगा? ये वाला 3 बच जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि 3 9 का एक फैक्टर, यानी 3 स्क्वायर का एक फैक्टर है। तो क्या 3 खुद 3 का फैक्टर नहीं है? 3 क्या खुद को डिवाइड नहीं करेगा? बिल्कुल कर देगा वन टाइम में। इसीलिए मैं यहां बोल रहा हूं, जब पी स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा तो पी को भी 2 डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा आप ध्यान से, बहुत एक एक चीज सुनिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी। पी का एक फैक्टर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे हमारी बातें गलत साबित हो रही हैं। क्या मैंने बोला था? पी और क्यू को प्राइम है, उसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? पी और क्यू का केवल और केवल 1 होना चाहिए। यहां पे देखिए पी का एक फैक्टर 2 भी आ गया। अब धीरे धीरे हम गलत साबित हो रहे हैं। ठीक है, वही एजम्पशन हमको गलत साबित करना है जो हमने एज्यूम किया था। जब ये गलत साबित हो जाएगा तो ये रेशनल रहेगा? नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। अब चलिए इधर देखते हैं। अब अगर हमने क्या लिखा कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी। अच्छा एक बात बताइए, बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, एक एक चीज समझा रहा हूं। देखिए 6 को अगर 3 से डिवाइड करें कितनी बार जाता है? 2 बार। 3 2 जा 6, खत्म। तो क्या लिख सकते हैं? 6 को लिखेंगे क्या? 6 इज इक्वल टू 2 × 3 लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट है। इसको हम अगर कांस्टेंट को c मान लें, कोई भी एक c मान लें, इसको वैल्यू दे दे c की वैल्यू 3 ले लें, तो 6 इज इक्वल टू 2c लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये क्या है? अगर यहाँ 3, यहाँ हम 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 3 आता, और यहाँ 2 से करेंगे, यहाँ पे 2 से करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 × c की वैल्यू हमने क्या ले लिया? 3 ले लिया। क्या है? कोशेंट है, जैसे ये कोशेंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, यानी p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × c, where c is a constant। ठीक है, c क्या है? कांस्टेंट है। p इक्वल टू 2c लिख दिया, सिंपल। अब देखिए बहुत आसानी से हो रहा है। p इज इक्वल टू क्या हो गया? 2c। ठीक, फिर हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, जैसे हमने यहां पे किया था, फिर यहां पे करेंगे। तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। इसका इस करेंगे क्या हो जाएगा? 4c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे ध्यान से, ये p स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो गया। यहाँ पे p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर हो गया। p स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो बताइए 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है? p स्क्वायर की ही दो वैल्यूज हैं, तो आपस में इक्वल हो जाएंगी। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 1, एक क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 2। बाई इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशंस वी आर गोइंग टू गेट 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर।
अंडरस्टूड और नॉट? अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 से इसको काट देंगे कितनी बार में, 2 बार में कट जाएगा। क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2c²। दैट मीन्स व्हाट, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर मीन्स हो गया यहाँ पे कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था, पी के लिए बताया था, क्यू के लिए बता रहा हूँ। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर है, 2c² है, तो क्यू स्क्वायर के फैक्टर कौन हो गए, 2 भी हो गया और c² भी हो गया। c² से अगर मतलब ना रखें तो 2 से रखें। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी कि सॉरी, क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है, तो क्या क्यू का एक फैक्टर 2 नहीं है जैसे पी का यहाँ पे था? तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। अब देखिए, 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, यानी पी और क्यू का एक फैक्टर और आ गया, कौन, 2 आ गया। ठीक है, यही हो गई प्रॉब्लम खड़ी, किसके लिए, हमारे एजम्पशन के लिए। हमने जो एज्यूम किया था कि रेशनल है, पी क्यू इंटीजर है और पी क्यू क्या है, को प्राइम है, यही बात फंस गई। अगर ये को प्राइम हो जाता है यहाँ पे तब तो ये रेशनल हो जाता, लेकिन नहीं है भाई। रियलिटी क्या है कि रियल में नहीं है, तो नहीं होगा भाई। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी, दैट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, हम क्या लिखेंगे अगला स्टेटमेंट, हमने क्या मान रखा था, पी और क्यू को कोप्राइम मान रखा था। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस रूट ऑफ 2, देयरफॉर रूट ऑफ 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक है, इसके आगे आप लिख सकते हैं। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है, एक एक चीज़ समझा दिया, एक एक चीज़ का आप नोट ले लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा। चलिए एक और एग्जांपल ऐसे ही कर लेते हैं फटाफट से, इतना मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल कर ही लेते हैं। एग्जांपल है, प्रूव दैट रूट ऑफ 5 इज इरेशनल नंबर, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए तो क्या मान लेंगे, एज यूजुअल जैसे मानते आ रहे हैं, रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी अपॉन क्यू। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, पी और क्यू क्या होना चाहिए, आर को प्राइम। सिंपल सी बात है। ठीक, हमने मान लिया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, p इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 क्यू, दोनों का साइड का स्क्वायर करिए, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 5q² हो जाएगा। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब p का एक फैक्टर कौन है, 5 है, पी स्क्वायर का फैक्टर 5, तो p का भी फैक्टर 5 लिखेंगे। 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। ओके, तो क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 5c। भाई 5 से कटेगा तो कोसेंट में कुछ तो आएगा, c आएगा, फिर स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25c²। इक्वेट कर देंगे वैल्यू, 5q² इज इक्वल टू 25c², तो 5q² इज इक्वल टू 25c²। ठीक है, इससे इसको काटेंगे कितनी बार में, 5 बार में कटेगा, तो q² इज इक्वल टू हो जाएगा 5c²। ठीक है, q² इज इक्वल टू 5c², तो q² का एक फैक्टर अगर 5 है तो q का भी फैक्टर 5 है। ठीक है, तो क्या हो गया, 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ q। 5 p का भी फैक्टर, 5q का भी फैक्टर। अब यहां पे p और q क्या हो गए, को प्राइम नहीं रहे। ठीक है, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग हियर, लिखेंगे हियर 2 is a common factor of p q both। ठीक, hence p q are not
को प्राइम। ठीक है, हम बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से लगा रहे थे, हम क्या मान रहे थे, इसको रेशनल मान रहे थे। ठीक है, ये कंट्राडिक्ट यहां पे भी कर गया, विरोध कर गया, हेंस पी क्यू आर नॉट को प्राइम। जब को प्राइम नहीं रहे, यहां पे को प्राइम नहीं रहा, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, देयरफॉर our assumption is wrong and root of 5 is irrational। सिंपल है, प्रूव हो गया भाई। ठीक है, टेक द नोट। So now I am going to erase this one। ठीक है, इसी लेक्चर में मैं आपको रियल नंबर के पूरे कंसेप्ट को कवर करा दूंगा। अगला लेक्चर जो आएगा उसमें आप लोगों को ढेर सारे क्वेश्चन करवा करके रियल नंबर को फिनिश कर देना है मुझे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमें साबित करना है प्रूव दैट फाइव माइनस रूट थ्री इज इर्रेशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है, साबित करना है। इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। देखिए, अगर हम केवल स्टेटमेंट के ऊपर जाएं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, 5/1 लिख लेंगे। 5 माइनस रूट थ्री करेंगे, ये रेशनल माइनस इर्रेशनल करेंगे। रेशनल माइनस इर्रेशनल करेंगे ना, हमेशा इर्रेशनल आएगा। ये रूल होता है। रेशनल नंबर माइनस इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू इर्रेशनल नंबर। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ऑलवेज रेशनल नंबर में से अगर इरेशनल नंबर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा हमको इरेशनल ही मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल, बट हमें दिखाना पड़ेगा इसको। ठीक है, एग्जाम में हमको इसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही सेम चीज बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है, अज्यूम दैट या लेट सपोज दैट, assume that 5 minus root 3 is rational। ठीक है भैया, रेशनल हो गया तो p बाई क्यू के रूप में लिख लीजिए इसको। जब ये रेशनल ही है तो इसको p अपॉन क्यू के रूप में क्यों नहीं लिख लेते हैं हम, बिल्कुल लिख लेंगे। p और q क्या है, इंटीजर्स है, बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। p q क्या होने चाहिए, को प्राइम भी होने चाहिए, अब देखिए क्या हो जाएगा, रूट थ्री को उधर लेके जाइए, क्यों, माइनस में है ना, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। p बाई क्यू को इधर लेके आइए, 5 माइनस पी अपॉन क्यू, इधर साइड आएगा तो पॉजिटिव टू निगेटिव, इधर निगेटिव टू उधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इज इक्वल टू रूट ऑफ 3। ठीक, क्या हो जाएगा, q इंटू 5, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, q इंटू 5 माइनस पी, यानी 5q माइनस पी अपॉन q, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 3। ठीक, अब चलिए यहीं पे कंसेप्ट हमको लगाना है, किसका, रेशनल नंबर का। देखिए, और इरेशनल का, दोनों का। यहां पे 5q माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 3 है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 5q माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू रूट 3 है। अब एक काम करते हैं, पहले समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से, तभी आपको समझ में आएगा। मैं लिखूं 5q माइनस पी अपॉन क्यू। p और q कोई भी क्या है, यहां पे इंटीजर है, p और q क्या है, इंटीजर है। ठीक है, हम इनको कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। p को दे दिया हमने, मान लिया
4 और Q को दे दिया हमने 6। ठीक, तो यहाँ पे भी Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब देखिए क्या होगा, 5 इंटू 6 माइनस 4 अपॉन क्या हो जाएगा नीचे 6। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, 30 माइनस 4 बाई 6। कितना आंसर आएगा इसका, 30 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 अपॉन 6। ठीक, तो 26 अपॉन 6 ये P हो गया, ये Q हो गया ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। दोनों इंटीजर हैं, Q की वैल्यू 0 नहीं है, ये क्या है रेशनल नंबर है। अगर P और Q यहाँ पे हमने इंटीजर माना है, Q की वैल्यू 0 नहीं है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, रेशनल आना चाहिए, ये रेशनल होना चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले हम सीख रहे थे √3, √5, √2 को कैसे हम इरेशनल प्रूव कर रहे थे। और ये क्या था, हम लिखेंगे we know that, we already know that √3 is an irrational number। ठीक है, अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है रेशनल है। और अगर ये रेशनल है तो इसे भी क्या होना चाहिए थे, इरेशनल होना चाहिए, जबकि ये क्या है रेशनल है। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन ये बना है क्या सही है, नहीं है। इसका मतलब ये प्रूफ कर रहा है इसको कि भैया √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारे एजम्पशन को क्या कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है। ठीक, सो वी कैन से दैट √3 इज, सॉरी 5 माइनस √3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल नंबर है भैया तो 5 माइनस √3 क्या होगा, रेशनल माइनस इरेशनल क्या होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे √3 वी नो दैट √3 इज irrational while being an integer (5q minus p upon q is rational नंबर। ठीक है, ओके, तो ये क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को विच इज प्रूविंग द स्टेटमेंट, विच इज प्रूविंग द इक्वेशन रॉन्ग। ठीक है, तो इक्वेशन को क्या कर रहा है, रॉन्ग प्रूव कर रहा है। तो लिखेंगे 5 माइनस √3 इज नाउ इरेशनल नंबर। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक, चलिए रियल नंबर्स ऑलमोस्ट कवर हो गया, इसमें ढेर सारे हमको क्वेश्चंस लगाने हैं। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मान लिया हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन 17/8। ठीक है, एक फ्रैक्शन है, p/q के फॉर्म में है, तो हमें इसको डिवाइड करके देखना है कि क्या आता है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आता है। शुरू करते हैं 17/8। 8 1 जा, सॉरी 8 2 जा 16, कितना आएगा 1 आएगा। डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ेगा। 8 1 जा 8 आएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। डेसिमल लगाए 0 बढ़ जाएगा। 8 2 जा 16 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 4। ठीक है, फिर 0 बढ़ेगा। 5 जा
40 खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म। टाटा फिश। इसका क्वेश्चन आया 2.125। ठीक है, 2.125 यहां क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया भैया, ये टर्मिनेट हो गया। ठीक, तो क्या हो गया ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अबे जब टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, चलिए। सो वेल, हमने पूरे कंसेप्ट को सीखा, पूरे कंसेप्ट को समझा। आशा करता हूँ आप लोगों को बढ़िया लगा होगा ये लेक्चर। अगर आप लोगों को कोई और समस्या हो, कोई और दिक्कत हो, आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, कि आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए अलग से, मैं वो भी लेके आऊँगा। लेकिन इस समय बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन है, चल रहा है सामने आपके, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी के जितने बुक्स हैं उसको एकदम उचाड़ डालिए। ठीक है, उसको छोड़िए ही मत, जो स्टैंडर्ड वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चंस को लगाइए। मैं ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा आपके साथ। ठीक है, आपसे न्यू लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।